नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं डेली 10 क्वेश्चन लेता हूं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में। तो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए हुए हैं राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में। पहला बोल रहा है छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश था। तो जी हाँ, जो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश है इसको छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थानीय राजवंश कहा जाता है। इसके पहले किसी स्थानीय राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया, इस विषय में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि जो वाकाटक थे, गुप्त थे, मौर्य थे, इनके छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है इनके प्रभाव में रहा ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय नहीं थे। तो छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश जो कि छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र से उठ करके इस क्षेत्र के किसी क्षेत्र पर शासन किया, वो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के शासक थे। अगला दिया हुआ है केवल भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में हमको जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो उसका स्रोत केवल और केवल एक ही ताम्रपत्र है जो कि आरंग से प्राप्त हुआ है और ये भीमसेन द्वितीय नामक शासक द्वारा जारी किया गया था। ये राजर्षि तुल्य कुल्य वंश का शासक था जो कि इसी आरंग ताम्रपत्र से ज्ञात होता है। तो इसके जानकारी का केवल और केवल एक ही स्रोत है, ध्यान रखिएगा। सही है बिल्कुल। ये भी गुप्त संवत 82 उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में जो तिथि दी हुई है वो गुप्त संवत में दिया हुआ है। तिथि गुप्त संवत में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 82। तो ये गलत है, 82 नहीं दिया है यहां पर ना। गुप्त संवत तो है लेकिन 182 अथवा 282 ये दिया हुआ है। मतलब कि जो एक और जो दो है ना, जो यहाँ पर 182 या फिर 282 बोला जा रहा है, तो जो पहला जो अंक है ना वो एक है या दो है, ये थोड़ा सा मतलब मिट सा गया है। तो उसको जो है इतिहासकार सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको 182 या फिर 282 माना जाता है। तो तीसरा पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पर गुप्त संवत 182 या फिर 282 दिया हुआ है। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के जानकारी का केवल और केवल एकमात्र स्रोत आरंग ताम्रपत्र। इसी में इस वंश के 6 शासकों का जिक्र मिलता है। पहला शासक इसमें दिया हुआ है सूरा। मतलब देखो, जो भीमसेन द्वितीय था ना, जिसने इस आरंग ताम्रपत्र को जारी किया था, इसने अपने पूर्वजों का नाम भी इस ताम्रपत्र में लिखवाया है। तो जो पहले शासक का नाम मिलता है सूरा, इस वंश का जो पहला शासक रहा होगा वो सूरा रहा। सूरा, ये सूरा सूरा। तो जो सूरा है ये जो है प्रथम शासक इसको माना जाता है और इसी कारण इसको सूरवंश भी बोला जाता है। दूसरा शासक हुआ दायित, दूसरा हुआ दायित, तीसरा हुआ विभीषण, चौथा हुआ भीमसेन प्रथम, पांचवा हुआ दायित द्वितीय, इसके बाद छठवां हुआ भीमसेन द्वितीय। ध्यान रखेंगे, प्रथम सूरा, आखिरी में भीमसेन द्वितीय। ये ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ? तो आरंग से प्राप्त हुआ, इसी कारण इसको आरंग ताम्रपत्र बोला जाता है। इस ताम्रपत्र को किसी स्वर्ण नदी से जारी किया गया था। कोई स्वर्ण नदी है उसके तट से इसको जारी किया गया था और ये मुख्यतः एक दान पत्र है। ब्राह्मणों को 2 गांव दान में दिए जाने का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें राजर्षि तुल्य कुल्य वंश की राज मुद्रा भी उत्कीर्ण है। इनकी जो राज मुद्रा है वो सिंह, ध्यान रखेंगे, ये भी यहां पर उत्कीर्ण दिया हुआ है। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो तीसरा वाला है वो गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 यहां पर सही है, तो असही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है प्रसन्न मात्र सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला सरभपुरीय शासक था। तो प्रसन्न मात्र जो कि सरभपुरीय वंश का था और प्रसन्न मात्र ने एक नगर भी स्थापित किया था ना। प्रसन्न मात्र ने कौन सा नगर था? प्रसन्नपुर करके, अच्छा, प्रसन्न मात्र ने नगर स्थापित किया था क्या? हाँ, इसी ने किया था ना, प्रसन्न मात्र प्रसन्नपुर करके। खैर, इसको जाने दीजिए। तो जो प्रसन्न मात्र था इसने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे सर्वपुरीय शासकों में। तो ये बिल्कुल सही है।
तो ध्यान रखेंगे, इसने जो है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे सरभपुरीय शासकों में। दूसरा चीज दिया है, महासुदेव राज के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, जो महासुदेव राज, इसके काफी सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। टोटल 8 अभिलेख इसके मिलते हैं, जिनमें से 6 मल्हार से मिले हैं, 6 जो है मल्हार से मिले हैं और 2 सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इसके टोटल 8 अभिलेख। महासुदेव राज ने सिरपुर की स्थापना की। जी हाँ, बिल्कुल सही है, महासुदेव राज, इसको जो है सिरपुर नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो राजधानी थी वो सरभपुर थी और द्वितीय राजधानी सिरपुर थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तीनों कथन सही है, 1 2 3 आपका उत्तर होगा। अगला कथन देख लेते हैं जो कि पांडु वंश के विषय में है। दिया हुआ है, इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी किंतु वह स्वयं शासक नहीं बना। जी हाँ, जो इंद्रबल था ना, ये पहले सरभपुरीय शासकों के यहाँ सामंत के रूप में काम करता था। और जब जो सरभपुरीय वंश, जब उसका पतन हो रहा होता है तो उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके इंद्रबल जो है सरभपुरीय वंश का खात्मा कर देता है, समाप्त कर देता है सरभपुरीय वंश को और पांडु वंश की नींव रखता है। कौन है? इंद्रबल। इंद्रबल का ही दूसरा नाम भरतबल भी है, मैंने पीछे किसी वीडियो में क्वेश्चन लिया था। तो जो इंद्रबल था, इसने खुद शासन नहीं किया, खुद ये राजा नहीं बनता है, ये जो है अपने पिता के नाम से, मतलब कि अपने पिता को राजा बना देता है। हालांकि उसका पिता भी शासन वगैरह नहीं करता है, बूढ़ा वगैरह होगा, लेकिन अपने पिता को शासक बनाता है, शासक मानता है, शासन भले खुद करता होगा। तो जो पांडु वंश का जो प्रथम शासक पूछा जाएगा तो वो उदयन था। कौन था? उदयन, जो कि इंद्रबल का पिता था। और संस्थापक कौन था? इंद्रबल था। ध्यान रखेंगे। तो इंद्रबल जो है खुद शासक नहीं बनता है, अपने पिता को शासक बनाता है। तो ये जो है पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला दिया है, महाशिव तीवर देव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। महाशिव तीवर देव, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। महाशिव तीवर देव, इसने जो है कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। एक कलचुरी वंश के शासक ने भी कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो इसने जो है कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये पूछा गया है कई बार, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसने इसकी जो राज मुद्रा थी ना, जो इसका जो सील था राज मुद्रा, उसमें गरुड़ का अंकन मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला दिया है, इंद्रबल ने खरौद नामक नगर की स्थापना की, मतलब नींव रखी। जी हाँ, इंद्रबल, ये जो है ना इंद्रबल सॉरी, इंद्रबल ने खरौद नामक नगर की नींव रखी। लेकिन ये जो खरौद है उस समय इंद्रपुर के रूप में जाना गया। ये जो नगर है ना, इंद्रपुर के रूप में स्थापित किया था, जो कि आगे चल करके खरौद के नाम से जाने लगा। और इसी इंद्रपुर में इंद्रबल के एक पुत्र, जिसका नाम था ईशान देव, इंद्रबल का बेटा था ईशान देव, तो इसने जो है इंद्रपुर अर्थात खरौद में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर को लक्ष्मणेश्वर मंदिर या फिर लखनेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो तीनों कथन यहां पर सही है, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, काकतीय वंश के विषय में है। तो बोल रहा है, काकतीय वंश के शासक चालुक्य वंश से संबंधित थे। जी हाँ, जो काकतीय वंश के शासक थे ना, इनका संबंध चालुक्यों से जोड़ा जाता है। जो चालुक्य वंश के शासक थे ना, बस्तर क्षेत्र में शासन करते हैं, जो काकतीय वंश के शासक थे, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया था लगभग 600 वर्षों तक, तो इनका संबंध दक्षिण के चालुक्य शासकों से बताया जाता है। जो वारंगल था ना, वारंगल जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, तेलंगाना वाले क्षेत्र में वारंगल, तो वहां पर जब मलिक काफूर का अटैक होता है, अलाउद्दीन का सेनापति था ना मलिक काफूर, 1000 दिनारी, तो जब उसका अटैक होता है तो वारंगल का जो राजा है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद फिर जब गयासुद्दीन तुगलक, ये जब तुगलक वंश की नींव रखता है 1320 में, तो उसके बाद इसकी सेनाएं भी दक्षिण की ओर अटैक करती है और जो वारंगल का जो राजा है उसको फिर पूरी तरह से हार स्वीकार करनी पड़ती है। और वारंगल का जो राजा होता है प्रताप रुद्रदेव, उसका छोटा भाई था अन्नम देव, वो जो है अपना बस्तर की ओर आ जाता है और बस्तर में अपना राज्य स्थापित करता है। तो इनका जो संबंध चालुक्यों से जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, पहला ठीक है, चालुक्यों से इनका संबंध था। अगला दिया है, हल्बी लोकगीतों में राजा अन्नम देव को चालकी वंशी राजा कहा गया है। हल्बी जो कि बस्तर क्षेत्र की एक
सबसे मतलब प्रमुख बोली है, हल्बा जनजाति की प्रमुख बोली है, लेकिन इसको बस्तर की तमाम लोगों द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। मुरिया हो, मतलब बस्तर की ना एक प्रकार से आप बोल सकते हो संपर्क बोली है हल्बी, तो अधिकतर लोग इसी को बोलते हैं। तो राजा अन्नमदेव को हल्बी बोली की लोक गीतों में चालकी वंशी कहा गया, तो बिल्कुल ये भी सही कथन है। अगला दिया है प्रताप राजदेव के समय गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा दिया हुआ है जो भी इतिहास की पुस्तकों में। तो जो प्रताप राजदेव है, इसके शासन काल में गोलकुंडा, जो दक्षिण में है ना गोलकुंडा, वहां के जो शासक थे कुली कुतुब शाह, उसने बस्तर पर आक्रमण किया। लेकिन कहा जाता है कि, मतलब ऐसा लिखा गया है कि जो प्रताप राजदेव था उसने कुली कुतुब शाह के आक्रमण को विफल कर दिया। इसके बाद क्या होता है, आगे चल करके अहमदनगर का शासक मलिक अंबर, इसने भी बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उड़ीसा के जो जयपुर के शासक थे ना उसकी सहायता से, और इसको सफलता मिलती है और प्रताप राजदेव जो है हार जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन ऐसा दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो है इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ये जो है टफ हो जाता है, क्योंकि ये चीजें नॉर्मली किताबों में मिलती नहीं है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करने वाला प्रथम कलचुरी शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन तो भाई आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने वाला प्रथम कलचुरी शासक कौन था? तो देखो, हम लोग पढ़ते हैं कलिंगराज कि इसने जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी, लेकिन ये पहला कलचुरी नहीं था जिसने छत्तीसगढ़ पर अटैक किया था। इसके पूर्वजों ने भी काफी बार यहाँ पर आक्रमण किया था। कौन था? तो देखो, कोकलदेव प्रथम की अगर मैं बात करूं तो ये जो है जो त्रिपुरी का कलचुरी शासक था, ये लोग त्रिपुरी से आए थे ना। और ये जो शंकरगढ़ मुग्धतुंग है, यही पहला कलचुरी शासक था जिसने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। शंकरगढ़ मुग्धतुंग, देखो जो शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय, ये द्वितीय था शंकरगढ़ मुग्धतुंग। इसने ना जो पाली, जो कोरबा में है ना पाली, तो पाली में बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य प्रथम पर आक्रमण कर दिया। किसने? शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय ने। तो इस आक्रमण किया और इस क्षेत्र को अपने भाइयों को सौंप दिया। मतलब कि जो पाली का जो शासक था, बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य, वो हार जाता है और शंकरगढ़ मुग्धतुंग वो अपने भाइयों को इस क्षेत्र को सौंप कर वो त्रिपुरी वापस लौट जाता है। अब जैसे ही शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय वापस चला जाता है, तो जो विक्रमादित्य था पाली का बाणवंशीय शासक, वो जो है पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से शंकरगढ़ के भाइयों पर अटैक कर देता है और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है और शंकरगढ़ के भाइयों को भगा देता है। तो ये पहला शासक था, पहला कलचुरी था जिसने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इसके बाद क्या होता है आगे चल करके, पुनः मतलब कि अंत में पुनः इसके बाद जो है पुनः पाली पर बाणवंशीय शासकों का अधिकार हो जाता है। मतलब कि फिर से पाली कोरबा, वहां पर जो है बाणवंशीय शासकों का अधिकार स्थापित हो जाता है। इसके बाद ना 9वीं शताब्दी के अंत में बस्तर के जो नल वंश के शासक थे ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ के ऊपर के काफी सारे भागों पर अधिकार कर लिया था। उत्तरी छत्तीसगढ़ तक वो लगभग पहुंच चुके थे और पाली के बाणवंशीय शासकों से पाली छीन लेते हैं। कौन? बस्तर के नलवंशी शासक। तो ये लोग जो है पाली पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, पूरे कोसल क्षेत्र में, लगभग पूरे कोसल में नलों का शासन स्थापित हो जाता है। कुछ ही समय बाद जो सोमवंशी शासक हैं, वो लोग जो है नलों को परास्त करके नल शासकों, नलों के राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। देखो, सब पाली की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर बाढ़ शासक शासन करते थे। शंकरगढ़ आया, उसने विक्रमादित्य को भगाया, लेकिन विक्रमादित्य ने वापस पाली पर अधिकार कर लिया। तो फिर से पाली पर किसका शासन स्थापित हो गया? बाणवंशीय शासकों का। लेकिन जो नल शासक हैं वो लोग आते हैं और पाली को अपने अधिकार में कर लेते हैं। और इसके बाद नलों के बाद कौन आते हैं? सोमवंश के शासक। सोमवंश के शासक ये लोग जो है पाली और नलों के राज्य के काफी हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये आप लोग क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद त्रिपुरी का एक कलचुरी शासक हुआ लक्ष्मण राज। उसने सोमवंश के शासकों पर आक्रमण किया था, ध्यान रखेंगे, सोमवंश के शासकों पर आक्रमण किया और जो सोमवंश के शासक थे उनको परास्त भी किया। लेकिन जो लक्ष्मण राज था उसने इस क्षेत्र पर
अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। मतलब उसने यहाँ के राजाओं को तो हराया, लेकिन यहाँ पर अधिकार स्थापित करने में उसको सफलता नहीं मिल पाई, लक्ष्मण राज। इस वक्त कोकलदेव द्वितीय, कोकलदेव द्वितीय ये होता है अगला शासक। कोकलदेव द्वितीय कहाँ का शासक? तो त्रिपुरी का। तो जो कोकलदेव द्वितीय था उसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, पाली छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया, और उसने उसके टोटल 18 बेटे थे। किसके? कोकलदेव द्वितीय के 18 बेटे थे, और इसने छत्तीसगढ़ पर अधिकार किया, और अपने 18 पुत्रों में से एक पुत्र था कलिंगराज, उसको जो है छत्तीसगढ़ का शासन सौंप देता है कि बेटा तू इधर देखना, मैं जा रहा हूं वापस त्रिपुरी। तो जो कलिंगराज है वो फिर यहां पर स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना करता है, तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाता है। तो ध्यान रखेंगे, कोकलदेव प्रथम ये त्रिपुरी का शासक था, त्रिपुरी में कलचुरी वंश की नींव रखी। शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय, इसने जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में पाली के शासकों पर अटैक किया, और उसके बाद जो लक्ष्मण राज था उसने जो सोमवंश के शासक थे उन लोगों के ऊपर आक्रमण किया। फिर कोकलदेव द्वितीय इसने भी जो है सोमवंश के शासकों पर आक्रमण किया, और अपने बेटे कलिंगराज को यहाँ का शासन सौंप दिया। तो कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ का शासन किन शासकों से प्राप्त किया? अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लगाना है सोमवंश के शासक। देखो पाली शासन कर रहे थे, पाली में बाण वंश के शासक, उनसे शासन छीन लिया नल शासकों ने। नलों से शासन किसने छीना? सोमवंश के शासकों ने। और सोमवंश के शासकों से शासन किसने छीना? तो कलचुरी वंश के शासकों ने। और कलचुरियों से किसने सत्ता छीनी? तो मराठों ने, और अंत में अंग्रेज। तो ये क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो शंकरगढ़ मुग्धतुंग इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो यहां पर ना हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो पुराने जो नाम थे ना छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के, वो दिया हुआ है, देख लेते हैं। कोमोमंडल, कोमोमंडल ये बोला जाता था पेंड्रा को। किसको बोलते थे? पेंड्रा को बोलते थे कोमोमंडल। डांडोर बोला जाता था सरगुजा को। डांड गुल्ला, डांड गुल्ला ये सूरजपुर का नाम मिलता है, सूरजपुर का पुराना नाम डांड गुल्ला मिलता है। उसके बाद जो भ्रमरकोट है ये बस्तर, बस्तर को ना भ्रमरकोट, चक्रकोट, स्पेशली जो बारसूर वाला जो क्षेत्र है ना उसको भ्रमरकोट, चक्रकोट। पूरे बस्तर की बात करें तो दंडकारण्य, महाकांतर, कांतर, ये सब जो नाम है बस्तर के लिए मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम तो कौशल, दक्षिण कौशल, प्राक कौशल, ये सब जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम मिलते हैं। एक आप याद रखेंगे चेदी, चेदीसगढ़, ये सब भी महाकौशल, तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम थे। तो आप लोग ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सारंगगढ़, पीछे मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को बताया था सरहरागढ़, सरहरागढ़ ऐसी कुछ था ना, सरहरागढ़, ये सारंगगढ़ का दूसरा नाम, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर मुझे इस तरह का कोई चीज पता चलता जाएगा तो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये आपका आंसर होगा द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव प्रथम से संबंधित है। रत्नदेव प्रथम के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो रत्नदेव प्रथम के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। आज मैंने ना इतिहास से ही सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट बोल रहा है रतनपुर को राजधानी बनाया। जी हाँ, जो कलिंगराज था जिसने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना की, हालांकि वो स्वतंत्र नहीं था, कलचुरी त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन था, लेकिन उसने एक स्वतंत्र सत्ता तो स्थापित कर ली थी। तो माड़ को उसने राजधानी बनाई थी कलिंगराज ने। उसके बाद उसका जो बेटा आता है कमलराज, वो भी जो है वहीं से शासन करता है। उसके बाद फिर कमलराज के बाद रत्नदेव होता है, रत्नदेव प्रथम। तो ये भी थोड़े समय तो माड़ से शासन किया ही होगा थोड़े समय से। लेकिन जो पीएससी है ना, उसने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि तुमाड़ से शासन करने वाले शासक कौन कौन है, तो वहां पर कलिंगराज और कमलराज को आंसर लिया गया था। जबकि अगर देखा जाए तो जो रत्नदेव प्रथम था उसने तो थोड़े समय तो तुमाड़ से शासन किया ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही वो राजा बना वैसे ही रतनपुर में अपनी राजधानी स्थापित किया होगा। तो रतनपुर को किसने राजधानी बनाई? तो रत्नदेव प्रथम ने। दूसरा दिया है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। देखो पीछे मैंने बताया ना महासुदेवराज जो सरभपुरीय वंश का था, सॉरी पांडु वंश का था, महासुदेवराज महातीवरदेव, माफी चाहूंगा, महातीवरदेव जो तीवरदेव था पांडु वंश का, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो उसके बाद जो कलचुरी जिसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की वो था आपका पृथ्वीदेव प्रथम। कौन था? पृथ्वीदेव प्रथम। देखो पृथ्वीदेव
प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, न कि ये जो रत्नदेव प्रथम की जो उपाधि थी वो महाराज की थी। ध्यान रखेंगे, महाराज रत्नदेव प्रथम की उपाधि। बाकी ये जो सकल कोसलाधिपति की उपाधि है ये पृथ्वीदेव प्रथम की उपाधि थी, तो ये गलत होगा, यही आपका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, तुमाड़ में रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया। जी हाँ, तुमाड़ जो कि कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी थी, तो तुमाड़ को जब रत्नदेव प्रथम ने छोड़ा तो एकदम से नहीं छोड़ दिया, वहां पर इसने निर्माण कार्य जारी रखा। तो तुमाड़ में इसने रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया। इसके अलावा बंकेश्वर मंदिर और कई सारे उद्यानों का भी इसने निर्माण करवाया। कहां पर? तुमाड़ में। उसके बाद अगला दिया है, जाजल्य देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख के अनुसार राजेंद्र चोल का आक्रमण जिसमें रत्नदेव प्रथम मारा गया। तो देखो, जाजल्य देव प्रथम जो कि बाद का शासक था कलचुरी वंश का, तो इसके रतनपुर अभिलेख से, इसका रतनपुर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो उस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि जो रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने यहां पर आक्रमण किया था, और जो रत्नदेव प्रथम है उसने राजेंद्र चोल का सामना किया और युद्ध में वो मारा गया। तो ये कहां से पता चलता है? तो जाजल्य देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो ये भी आपका सही है, तो ब आपका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। तो देखते हैं, पहला बोल रहा है, बाहर साय ने राजधानी छुरी कोस गई स्थानांतरित की। ये स्थानांतरित है, तो बाहर साय ये इसने जो है अपनी राजधानी छुरी कोस गई स्थानांतरित की, तो बिल्कुल ये सही है। जो बाहर साय था इसने अपनी राजधानी जो रतनपुर से कहाँ स्थानांतरित किया? छुरी कोसगई में। ध्यान रखेंगे, छुरी कोसगई। बाहर साय इसको बहारेंद्र शाय भी बोला जाता है, बहारेंद्र शाय, तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है, कल्याण साय ने प्रभावशाली जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जमाबंदी प्रणाली, ये राजस्व सही तरीके से एकत्रित किया जा सके, इस उद्देश्य से कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी। जमाबंदी प्रणाली के अंतर्गत इसने जो है छत्तीसगढ़ को, जो जितने भी क्षेत्र पर इनका अधिकार था उसको 36 गढ़ों में बांटा। 18 गढ़ जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में और 18 जो है शिवनाथ के दक्षिण में। हालांकि इसके समय तक ना जो कलचुरी, छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे उनका विभाजन हो चुका था। तो जमाबंदी प्रणाली कल्याण साय से संबंधित है। ये जो कल्याण साय था ना, ये जहांगीर का समकालीन था और ये जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष तक रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल थे उन्होंने इसके ऊपर मतलब दबाव बनाया, मतलब कि सेना वगैरह लेकर के इसके तरफ बड़े होंगे, तो ये टकोली वकोली मांगा गया होगा। टकोली तो खैर इस समय नहीं बोला जाता रहा, मराठों के समय में टकोली होता था, तो इससे कर वगैरह मांगा गया होगा। तो हो सकता है इसने चुकाया होगा या नहीं चुकाया होगा, लेकिन होता ये था मुगल काल में कि जो राजे महाराजे हैं, जो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करता था, उनको मुगल दरबार में अपनी सेवा देनी पड़ती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कल्याण साय है ये मुगल दरबार में रहा, 8 वर्ष तक नजरबंद रहा या फिर वहां पर सेवा हेतु गया रहा, तो 8 वर्ष तक रहा। तो इस बीच यहाँ की जो जनता है वो अपने राजा को काफी याद करती थी। और यहाँ पर ना 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक याद रखेंगे, बिलासाबाई केवटिन। बिलासाबाई केवटिन जिनके नाम पर बिलासपुर नगर का नाम पड़ा है, जो कि एक मछुआरन थी। और एक नाम याद रखेंगे, गोपाल वीर। तो ये दोनों जो है इनको जो है बोला जाता है कि आप दोनों जाइए और हमारे महाराज को लेकर के आइए। तो ये दोनों काफी मतलब बुद्धिमान रहे होंगे, तो इन दोनों को जो है भेजा जाता है। ये लोग जाते हैं दिल्ली। उस समय दिल्ली, खैर उस समय आगरा राजधानी थी, मुगलों की राजधानी आगरा थी। तो वहां पर ये लोग जाते हैं अपने राजा कल्याण साय को लेने के लिए, और कहते हैं कि जो जहांगीर है उसने जो है गोपाल से कहा कि तुम भाई कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे हम प्रसन्न हो जाएं और तुम्हारे राजा को छोड़ दे। तो जो गोपाल वीर था ये पहलवान था, तो ये जो है पहलवानी में चैलेंज कर देता है कि मैं जो है आपके पहलवानों को हरा दूंगा। और ये जो है जहांगीर के अच्छे अच्छे पहलवानों को पटकनी दे देता है, और जहांगीर जो है इससे खुश होकर के कल्याण, जो राजा कल्याण साय है, उसको फिर वापस रतनपुर जाने की अनुमति दे देता है। तो ये आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। और इसी से ना गोपल्ला गीत एक प्रचलित है। क्या? गोपल्ला गीत एक प्रचलित है, गोपल्ला गीत, तो इसी कल्याण साय से संबंधित है। उस वक्त दिया है, तख्त सिंह ने तखतपुर नामक नगर बसाया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो तख्त सिंह है इसने तखतपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तखतपुर,
तो आगे बढ़ते हैं, तीनों कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र के पुत्र माखन मिश्र किस शासक के दरबार में थे? तो जो गोपाल मिश्र हैं, ये जिन्होंने खूब तमाशा नामक ग्रंथ लिखा है ना, खूब तमाशा, तो ये किसके दरबार में थे? तो राज सिंह के दरबार में थे। राज सिंह जो तख्त सिंह के बाद कलचुरी वंश का शासक बनता है, रतनपुर के शासक थे। तो जो गोपाल मिश्र था, ये रतनपुर के शासक थे, रतनपुर के दरबारी कवि थे। रतनपुर में राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। और इनके जो बेटे हुए माखन मिश्र, ये भी एक विद्वान थे, साहित्यकार थे। तो जो माखन मिश्र थे ना, ये रायपुर के कलचुरियों के यहाँ पर थे। ध्यान रखना, जो पिता थे वो रतनपुर में थे, लेकिन जो पुत्र था ना, वो रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पिता रतनपुर में थे और जो पुत्र माखन मिश्र है वो आपके रायपुर शाखा में। अच्छा, जो गोपाल मिश्र थे ना, इनकी जो अंतिम रचना थी राम प्रताप, वो अधूरी रह गई थी, क्योंकि जो गोपाल मिश्र थे अचानक उनकी डेथ हो जाती है। तो इस रचना को माखन मिश्र ने पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबू रेवाराम की कौन सी रचनाएं संस्कृत में है? तो बाबू रेवाराम जिन्होंने काफी सारी रचनाएं लिखी हैं, तो इनकी संस्कृत में रचित रचनाएं कौन कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, यहां से जो सार रामायण दीपिका और गीत माधव, ये दोनों ना संस्कृत में लिखा गया है। वहीं ये जो विक्रम विलास है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। बाबू रेवाराम की ही एक और रचना है तारीख ए है वंशी, जिसमें कलचुरियों का संपूर्ण इतिहास, मतलब कि बाबू रेवाराम के समय तक का संपूर्ण इतिहास इसमें दिया हुआ है कलचुरियों का। और जो कलचुरियों का जो बोला जाता है ना, क्या कहते हैं, अंधकार युग, उसके विषय में भी बाबू रेवाराम ने लिखा है। बाबू रेवाराम ने संस्कृत में, हिंदी में काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं। अगर मैं संस्कृत रचनाओं की बात करूं तो एक तो हो गया सार रामायण दीपिका, उसके बाद गीत माधव याद रखेंगे आप लोग, ब्राह्मण स्रोत याद रखिएगा, नर्मदाष्टक याद रखेंगे, गंगा लहरी, ये सब जो है संस्कृत में लिखा गया है। इसके बाद हिंदी में विक्रम विलास, रामाश्वमेघ, रत्न परीक्षा, दोहावली, माता के भजन, कृष्णावली, ये सब जो है हिंदी में लिखा गया है। हिंदी काव्य हैं ये सब, अभी मैंने जितना भी नाम दिया ये सब हिंदी काव्य है। विक्रम विलास भी हिंदी काव्य है। इसके बाद हिंदी गद्य, जो गद्य में लिखा गया है, लोक लावण्य वृतांत और रतनपुर का इतिहास, ये जो है हिंदी में लिखा गया है, हिंदी काव्य। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज शायद ना थोड़ा सा आवाज़ जो है वो उतना अच्छा नहीं आया होगा, क्योंकि मैं जो कॉलर माइक है ना, वो थोड़ा सा मैं लगाना भूल गया था, मतलब उस टेबल में सामने रखा हुआ है, पता नहीं आवाज़ किस टाइप से आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप लोग वीडियो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।